तो चलिए आज भारत के कल्चरल खजाने में गहरी पड़ताल करते हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कुछ बहुत ही कमाल के नोट्स और आर्टिकल्स हैं और ये हमें मंदिरों के सदियों पुराने किस्सों से लेके आज की ग्लोबल पहचान तक ले जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन आज का मिशन सिर्फ पुरानी इमारतों या कलाओं की एक लिस्ट बनाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये विरासत, ये हेरिटेज म्यूजियम में रखी कोई मतलब मरी हुई चीज नहीं है। सही बात है, ये एक जीती जागती सांस लेती हुई हकीकत है जो आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है। एग्जैक्टली और आज की हमारी बातचीत इसी एक धागे से बंधी होगी कि कैसे हमारा अतीत हमारे आज को बना रहा है। हम देखेंगे कि पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जिस पर मतलब अनगिनत हमले हुए, वो सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि अपनी पहचान बचाने की एक जबरदस्त कहानी है। और कोझिकोड वाला पॉइंट भी है। हाँ, और कैसे कोझिकोड जैसा एक शहर आज साहित्य का शहर बनकर दुनिया के नक्शे पर चमक रहा है। ये टकराव और संगम दोनों की कहानी है। तो फिर शुरू करते हैं आस्था और दृढ़ता की एक ऐसी कहानी से जो पत्थर से बनी है लेकिन जिसकी आत्मा कभी नहीं टूटी। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर। हाँ, हम सब इसकी मशहूर रथ यात्रा के बारे में तो जानते हैं, लेकिन इसके पीछे का जो इतिहास है वो तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है ना, वो ये है कि ये सिर्फ एक मंदिर नहीं था। अच्छा। ये ओडिशा की राजनीति और पहचान का क्या कहते हैं केंद्र था। 12वीं सदी में राजा अनंग भीमदेव तृतीय ने एक बहुत बड़ी घोषणा की। क्या? कि ओडिशा के असली राजा तो भगवान जगन्नाथ हैं और वो तो बस उनके एक सेवक, एक प्रतिनिधि के तौर पे राज कर रहे हैं। ओहो, मतलब उन्होंने अपनी सत्ता भगवान को सौंप दी एक तरह से। बिल्कुल। और इस एक कदम ने मंदिर को राज्य का प्रतीक बना दिया। अब मंदिर पर हमला करना सिर्फ लूटपाट नहीं था, बल्कि उड़िया लोगों के स्वाभिमान पर सीधा हमला माना जाने लगा। एग्जैक्टली। और हमले भी कोई एक दो नहीं हुए। मैंने पढ़ा कि 400 सालों के अंदर इस पर 18 बार हमले हुए। 18 बार? ये संख्या ही दिमाग घुमा देती है। ये सिर्फ एक इमारत को बार बार बनाने की बात नहीं है। ये क्या दिखाता है? क्या ये सिर्फ मजहबी जुनून था या अपनी संस्कृति को बचाने का एक राजनीतिक संघर्ष भी? मेरे ख्याल से ये दोनों का मिला जुला रूप था। आप सोचिए, पहला बड़ा हमला तो 9वीं सदी में ही हो गया था, लेकिन सबसे विनाशकारी हमला 1568 में हुआ। बंगाल सल्तनत का जनरल था काला पहाड़। हाँ, मैंने उसके बारे में पढ़ा। वो सिर्फ मंदिर तोड़ना नहीं चाहता था, वो उस आस्था की जड़ को ही उखाड़ फेंकना चाहता था। और जो कहानी मैंने पढ़ी वो तो मतलब रोंगटे खड़े कर देती है। उसने मूर्तियों को निकालकर छिलका झील में जला दिया। हाँ, लेकिन एक पुजारी, एक आम तीर्थयात्री, वो ब्रह्म पदार्थ को बचाने में कामयाब हो गया। ये ब्रह्म पदार्थ क्या चीज है? ये कोई मामूली चीज नहीं है। हाँ। ब्रह्म पदार्थ को भगवान का दिल, उनकी आत्मा माना जाता है। अच्छा। वो मूर्तियों के अंदर रखा एक रहस्यमयी पदार्थ है। हाँ। तो उसे बचाना सिर्फ एक वस्तु को बचाना नहीं था, बल्कि भगवान की जीवित उपस्थिति को बचाने जैसा था। और सोचिए उस इंसान के साहस के बारे में। हाँ, जिसने उस पवित्र चीज को एक साधारण से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट मृदंग में छिपाया और वहां से निकल गया। ये दिखाता है कि जब सब कुछ तबाह हो रहा हो तब भी उम्मीद की एक चिंगारी कैसे बचाई जाती है। और ये सिलसिला रुका नहीं। मुगल काल में भी औरंगजेब ने तो 1692 में इसे पूरी तरह से गिराने का हुक्म दे दिया था। पर हर बार हर हमले के बाद वो मूर्तियां या वो ब्रह्म पदार्थ किसी न किसी तरह बचा लिया गया और फिर से स्थापित किया गया। ये एक मंदिर की नहीं, ये एक पूरी सभ्यता के लचीलेपन की कहानी है। बिल्कुल। और यही लचीलापन हमें एक और जगह दिखाई देता है। नालंदा में। हाँ, नालंदा, 5वीं सदी का ज्ञान का वो महान केंद्र जिसे जला दिया गया था। लेकिन आज उसी प्राचीन यूनिवर्सिटी के पास एक नया नालंदा विश्वविद्यालय खड़ा किया गया है। और वो भी एक नेट जीरो ग्रीन कैंपस के साथ। ये कनेक्शन बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ हजारों साल पुरानी ज्ञान की परंपरा और दूसरी तरफ आज की सबसे बड़ी जरूरत, पर्यावरण की सुरक्षा। तो क्या ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक इशारा है या ये ज्ञान की उस प्राचीन विरासत को आज की दुनिया से जोड़ने का एक असली प्रयास है? मेरे हिसाब से ये एक बहुत गहरा प्रयास है। ये कहता है कि ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं होता, बल्कि प्रकृति के साथ संतुलन में रहने में भी होता है। ये अतीत को भविष्य से जोड़ने का एक शानदार तरीका है। इसी तरह हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर हो या शंकराचार्य का ज्योतिर्मठ, ये सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं है,
ये वो विचार हैं जो हमलों और समय के थपेड़ों के बावजूद आज भी जिंदा है। तो ये अटूट भावना सिर्फ पत्थरों और इमारतों में ही नहीं है ना? नहीं, ये उन कलाओं में भी जिंदा है जो सदियों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच रही हैं। जैसे केरल की मार्शल आर्ट कलारीपयट्टू। हाँ, कलारीपयट्टू को दुनिया की सबसे पुरानी युद्ध कलाओं में से एक माना जाता है। लेकिन ये सिर्फ लड़ाई करना नहीं सिखाती। अच्छा। ये शरीर और मन के अनुशासन, संतुलन और क्या कहते हैं, आध्यात्मिकता का एक संगम है। इसकी ऊंची छलांगें और तलवारबाजी देखने में जितनी आकर्षक लगती हैं, उसके पीछे उतनी ही गहरी साधना छिपी होती है। और मुझे लगता है कि इसे हाल ही में राष्ट्रीय खेल महासंघ के तौर पर मान्यता मिली है। हाँ, ये एक बड़ा कदम है। इससे इस कला को सिर्फ एक पारंपरिक प्रदर्शन के तौर पर नहीं, बल्कि एक असली खेल के रूप में बढ़ावा मिलेगा। सही बात है। ये दिखाता है कि कैसे एक प्राचीन कला को आज के जमाने में प्रासंगिक बनाया जा सकता है। और एक तरफ जहां कलारीपयट्टू जैसी कला को नया जीवन मिल रहा है, वहीं एक और कला है जो लगभग गुम हो चुकी थी, लेकिन अब उसे फिर से जिंदा किया जा रहा है। थोलू बोम्मन लट्टा। थोलू बोम्मन लट्टा। मैंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना। ये क्या है और ये कैसे काम करता है? ये आंध्र प्रदेश की एक पारंपरिक चर्मछाया पुतली कला है। अच्छा। थोलू मतलब चमड़ा और बुम्मलट्टा मतलब पुतली का खेल। कलाकार बकरी के चमड़े से बनी बड़ी बड़ी रंगीन कठपुतलियों को एक सफेद पर्दे के पीछे से कंट्रोल करते हैं। और पर्दे पर बस उनकी छाया दिखती है? हाँ, पर्दे के पीछे एक तेज रोशनी होती है, जिससे पर्दे पर सिर्फ उन पुतलियों की रंगीन छाया दिखती है। ये आज के सिनेमा का एक प्राचीन रूप था। वाह! गांव के लोग रात रात भर जागकर रामायण और महाभारत की कहानियां इसी के जरिए देखते थे। मतलब ये उस जमाने का टीवी और सिनेमा था। बिल्कुल। तो क्या छाया पुतली के अलावा भारत में और भी तरह की कठपुतली कलाएं हैं? बहुत ज्यादा। भारत में मुख्य रूप से 4 तरह की कठपुतली कला है। एक है धागे वाली कठपुतली। वो राजस्थान वाली? हाँ, जिसे हम सबने राजस्थान के मशहूर कठपुतली नाच में देखा है। फिर है दस्ताना पुतली, जिसमें कलाकार दस्ताने की तरह पुतली को हाथ में पहनता है। तीसरी है छड़ पुतली, जिसे नीचे से डंडियों के सहारे नचाया जाता है। ये बंगाल में बहुत लोकप्रिय है। और चौथी है छाया पुतली, जिसके बारे में हमने अभी बात की। ये विविधता हमारी कहानी कहने की परंपरा की गहराई को दिखाती है। सही कहा। और ये हमारे जीती जागती विरासत वाले आइडिया पर बिल्कुल फिट बैठता है। बिल्कुल। ये आज भी रामायण और महाभारत की कहानियां सुना रही है आज के दर्शकों के लिए। और जहाँ कहानी कहने की बात आती है, वहाँ साहित्य ज्यादा दूर नहीं हो सकता। और दिलचस्प बात यह है कि केरल का एक पूरा शहर है जिसे अब यूनेस्को साहित्य का शहर कह रहा है। कोझिकोड। हाँ, कोझिकोड। और ये टैग उसे यूं ही नहीं मिला। कोझिकोड सदियों से विचारों, मसालों और कहानियों के व्यापार का एक बड़ा केंद्र रहा है। इब्ने बतूता से लेकर वास्को डी गामा तक यहाँ आए। आज भी उस छोटे से शहर में 500 से ज्यादा लाइब्रेरीज और 70 से ज्यादा पब्लिशिंग हाउसेज हैं। 500 से ज्यादा? हाँ, वहाँ की हवा में ही किताबें और कहानियां हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है इस तरह के यूनेस्को टैग का, जैसे कोझिकोड को सिटी ऑफ लिटरेचर या जयपुर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा मिलना, इसका जमीनी स्तर पर क्या वाकई कोई फायदा होता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। मतलब क्या इससे वहाँ के लेखकों या कारीगरों की जिंदगी में कोई बदलाव आता है? हाँ, आता है। देखिए, पहला तो इससे उस शहर को एक वैश्विक पहचान मिलती है, जिससे टूरिज्म बढ़ता है। सही बात है। दूसरा, ये यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का हिस्सा बन जाता है, जिससे उसे दुनिया के दूसरे क्रिएटिव शहरों के साथ मिलकर काम करने का मौका मिलता है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, ये वहाँ के लोगों में अपनी विरासत को लेकर एक नया गर्व और आत्मविश्वास पैदा करता है। ये एक तरह का ग्लोबल सर्टिफिकेट है कि आपकी स्थानीय संस्कृति दुनिया के लिए मायने रखती है। और ये पहचान सिर्फ जाने पहचाने शहरों तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। असम के चराइदे मोईदाम को हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। और ये पूर्वोत्तर भारत की पहली कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और ये बहुत बड़ी बात है। मोईदाम अहोम राजवंश के राजा रानियों के शाही कब्रगाहें हैं, जो 13वीं से 19वीं सदी के बीच बनाए गए थे। इनकी बनावट मिस्र के पिरामिडों जैसी है, जमीन के ऊपर टीले और नीचे कई कमरे। तो इसको ये दर्जा मिलने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब दुनिया का ध्यान भारत के उस हिस्से की तरफ जाएगा जिसका इतिहास और जिसकी विरासत अक्सर क्या कहते हैं, मुख्यधारा की चर्चा से बाहर रह जाती है। बिल्कुल। तो एक तरफ हम अपनी जगहों को वैश्विक सम्मान दिला रहे हैं, और दूसरी तरफ हम उन लोगों को भी सम्मान दे रहे हैं जिन्होंने इस देश की विरासत को बनाया है। और यहाँ पर भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान
भारत रत्न की बात करना सही रहेगा। बिल्कुल। और भारत रत्न सिर्फ एक मेडल नहीं है, ये अपने आप में भारत की कहानी कहता है। कैसे? इसका डिजाइन देखिए, पीपल के पत्ते पर चमकता हुआ सूरज। पीपल का पत्ता हमारे लिए कितना पवित्र है। और सूरज ऊर्जा और ज्ञान का प्रतीक है। और जब ये 1954 में शुरू हुआ तो पहले 3 विजेता थे, एक राजनेता सी राजगोपालाचारी, एक दार्शनिक और शिक्षक सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और एक वैज्ञानिक सीवी रमन। हाँ, तो ये दिखाता है कि शुरुआत से ही ये सम्मान राजनीति, शिक्षा और विज्ञान तीनों को बराबर महत्व दे रहा था। और समय के साथ इसका दायरा और भी बढ़ा। ये सिर्फ भारतीयों तक सीमित नहीं रहा। सही कहा। मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला और खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे लोगों को भी ये मिला। और सचिन तेंदुलकर को भी दिया गया। वो ये सम्मान पाने वाले पहले खिलाड़ी और सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने। तो क्या हम कह सकते हैं कि भारत रत्न की यात्रा ये दिखाती है कि भारत में राष्ट्र की सेवा की परिभाषा कैसे बदली है? हाँ, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। ये अब सिर्फ आजादी की लड़ाई या राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि कला, विज्ञान और खेल भी देश की उतनी ही बड़ी सेवा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सम्मान समय के साथ विकसित हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे हमारा समाज और हमारी प्राथमिकताएं विकसित हुई हैं। ये भी एक जीती जागती विरासत का उदाहरण है। और विरासत सिर्फ इमारतों, कलाओं या सम्मानों में नहीं होती। नहीं, ये सामाजिक आंदोलनों और विचारों में भी जिंदा रहती है। जैसे वाईकॉम सत्याग्रह, जिसकी हाल ही में 100वीं सालगिरह मनाई गई। ये भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। मुद्दा बहुत सीधा सा था। हाँ, त्रावणकोर के एक मंदिर के आसपास की सड़कों पर तथाकथित पिछड़ी जातियों के लोगों को चलने की इजाजत नहीं थी। तो वाईकॉम सत्याग्रह इसी अन्याय के खिलाफ था। इसमें गांधी जी और पेरियार जैसे बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। लेकिन हमारे स्रोतों से पता चलता है कि इस आंदोलन को लेकर दोनों के नजरिए में एक बुनियादी फर्क था। हाँ, और यही इतिहास की खूबसूरती है। उसमें एक नहीं, कई सच होते हैं। तो गांधी जी का क्या नजरिया था? गांधी जी के लिए ये एक हिंदू सुधार आंदोलन था। वो मानते थे कि छुआछूत हिंदू धर्म पर एक धब्बा है और इसे हिंदुओं को अपने अंदर से ही ठीक करना होगा। मतलब उनका जोर हृदय परिवर्तन पर था। बिल्कुल। और पेरियार का नजरिया क्या था? पेरियार इसे हिंदू धर्म के अंदरूनी सुधार की तरह नहीं देखते थे। अच्छा। उनके लिए ये जाति व्यवस्था के अत्याचार के खिलाफ मानवाधिकारों की एक सीधी लड़ाई थी। वो इसे धर्म के चश्मे से नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और बराबरी के चश्मे से देख रहे थे। इसीलिए जब आंदोलन के अंत में एक समझौता हुआ और सिर्फ कुछ सड़कें खोली गई, सभी नहीं, तब तो गांधी जी ने इसे एक जीत माना। पर पेरियार इससे संतुष्ट नहीं हुए। उनके लिए ये अधूरी जीत थी। यह हमें सिखाता है कि किसी भी ऐतिहासिक घटना का कोई एक सीधा सपाट मतलब नहीं होता। बिल्कुल। उसे देखने वाले के नजरिए से उसका अर्थ बदल जाता है। दोनों ही अपने अपनी जगह सही थे और दोनों के नजरिए हमें उस दौर के समाज की जटिलताओं को समझने में मदद करते हैं। तो आज हमने भारत की विरासत का एक लंबा सफर तय किया, पुरी के मंदिर की उस अटूट भावना से जो 18 हमलों के बाद भी जिंदा रही, असम के मैदानों को मिली वैश्विक पहचान तक, और वाईकॉम सत्याग्रह जैसे सामाजिक सुधारों से लेकर भारत रत्न जैसे सम्मानों तक। ये साफ है कि ये विरासत पत्थरों में भी है और लोगों के दिलों और विचारों में भी। आज की बातचीत से एक बात तो साफ है कि विरासत को सिर्फ याद करना या उसका जश्न मनाना ही काफी नहीं है। तो फिर क्या जरूरी है? उसे समझना, उस पर सवाल उठाना और आज के दौर में उसके मायने खोजना भी उतना ही जरूरी है। ये अतीत और वर्तमान के बीच एक लगातार चलने वाली बातचीत है। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहेंगे। हाँ। हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक एक नई प्रतिमा लगाई गई है और ये पारंपरिक लेडी जस्टिस की मूर्ति से बहुत अलग है। हाँ, और ये बदलाव बहुत गहरा सिंबॉलिक अर्थ रखता है। पारंपरिक मूर्ति की आंखों पर पट्टी बंदी होती है। हाँ, जिसका मतलब है कि कानून के सामने सब बराबर है, वो किसी का चेहरा नहीं देखती। और उसके हाथ में एक तलवार होती है जो सजा देने की शक्ति का प्रतीक है। लेकिन इस नई मूर्ति की आंखों पर पट्टी नहीं है, वो एक माँ की तरह देख रही है। और हाथ में? और उसके हाथ में तलवार की जगह भारत का संविधान है। तो इस बदलाव का क्या मतलब निकाला जा सकता है? ये सोचने वाली बात है। क्या ये इस बात का प्रतीक है कि भारतीय न्याय व्यवस्था अब सिर्फ नियमों का अंधा पालन करने वाली मशीन नहीं बनना चाहती? मतलब? बल्कि संविधान की आत्मा यानी समानता, स्वतंत्रता और करुणा के आधार पर भी परखा जाना चाहिए। एक ऐसा न्याय जो अंधा नहीं बल्कि सचेत है। बिल्कुल।
ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है और शायद हमारी विरासत के भविष्य की दिशा भी यही है।